अपने CIB 2023 की प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल, नोट्स, MCQs की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। बेसिकली हमने पांचों सब्जेक्ट के लिए पेड प्लान का कोर्स लॉन्च किया है, AVM, BFM, BRPL, ABFM और इलेक्टिव पेपर HRM। आपको इन सभी प्लान में यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियो, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेगा। प्लान का कॉस्ट है ₹799 फॉर बोथ PDF एंड वीडियोस एंड ₹299 फॉर ओनली PDF, और 20% ऑफ है यदि आप सभी सब्जेक्ट के कंटेंट को एक साथ परचेज करेंगे। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। यूनिट 6 एज पर रिवाइज सिलेबस, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ECGC। इससे मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें दोस्तों पहला जो लेक्चर है ये सभी के लिए फ्री है, बाकी आगे का जो लेक्चर होगा वो पेड मेंबर को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 वेयर रिवॉल्विंग लिमिट आर अप्रूव्ड बाय ECGC, दिस इज़ वैलिड फॉर। यानी दोस्तों RCG1 जिसे कहते हैं, जहाँ पे रिवॉल्विंग लिमिट ECGC अप्रूव करती है, ये कितने साल के लिए वैलिड है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में जहाँ पे रिवॉल्विंग लिमिट ECGC अप्रूव करती है, ये वैलिड है 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीज़न ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल रिस्क का कारण नहीं हो सकता है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल रिस्क का कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए चेंज इन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सिविल वॉर, ऑप्शन सी नेचुरल कैलामिटी, ऑप्शन डी चेंज इन एक्सटर्नल रिलेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोस्तों नेचुरल कैलामिटी। तो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल रिस्क का कारण नहीं है? तो नेचुरल कैलामिटी इज नॉट अ रीजन फॉर पॉलिटिकल रिस्क, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, अ कंट्री रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग असेसमेंट। एक कंट्री रिस्क का एनालिसिस में दोस्तों क्या क्या असेसमेंट आता है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल रिस्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिस्क, ऑप्शन सी लीगल रिस्क। अब देखिए ये तो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट दिया है कि कंट्री रिस्क के एनालिसिस में पॉलिटिकल रिस्क आएगा, इकोनॉमिक रिस्क आएगा, लीगल रिस्क आएगा। अब आपके सामने ऑप्शन है ANB, BNC, ANC, ABNC। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ कि कंट्री रिस्क के एनालिसिस में पॉलिटिकल रिस्क आएगा, इकोनॉमिक रिस्क आएगा, लीगल रिस्क नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यदि आप इस तरह के PDF चाहते हैं दोस्तों फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, जिसमें लगभग आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, द कंट्री रिस्क एक्सपोजर ऑफ अ बैंक शैल इंक्लूड एक्सपोजर बाय वे ऑफ। क्या कर रहा है दोस्तों कि जो कंट्री रिस्क एक्सपोजर होता है किसी बैंक का, वो एक्सपोजर किस किस तरह से हो सकता है? पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है बैलेंस अब्रोड, दूसरा स्टेटमेंट है डिपॉजिट प्लेस्ड अब्रोड, तीसरा स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट अब्रोड इन बॉन्ड्स, चौथा स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंट्री रिस्क एक्सपोजर किस किस प्रकार का हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन को जरा देखिए, ABNC, BCND, ABND, ACND। तो दोस्तों ये जो कंट्री रिस्क एक्सपोजर है ना किसी बैंक का, तो वो या तो बैलेंस अब्रोड में हो सकता है, या डिपॉजिट पेबल अब्रोड हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट अब्रोड हो सकता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्री रिस्क के अंदर नहीं लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इज रॉन्ग। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है, आपको पहले स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, तब आप जवाब दे पाएंगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है। पहला ऑप्शन है, रिस्क कवरेज इज 95% फॉर कॉमर्शियल रिस्क एंड 100% फॉर पॉलिटिकल रिस्क। दूसरा ऑप्शन है, द पॉलिसी इशूड फॉर 12 मंथ। तीसरा ऑप्शन है, द प्रीमियम पेबल इज लेस देन स्टैंडर्ड पॉलिसी। और चौथा ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी के बारे में कौन सा जानकारी गलत दिया हुआ है? तो दोस्तों यदि आप स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी को पढ़े हैं तो अब दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ पे रिस्क कवरेज 95% है कॉमर्शियल रिस्क के लिए, और पॉलिटिकल रिस्क के लिए 100% है। पहला स्टेटमेंट सही है। इस पॉलिसी को 12 महीना के लिए इशू किया जाता है, ये भी सही है। और प्रीमियम जो होता है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी के कंपेरिजन में कम होता है। यानी दोस्तों ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फर्म इन इंडिया अगेंस्ट पेमेंट रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यानी कि ये जो अपना स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी होता है दोस्तों, जिससे हमारे फर्म को प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, ये कहाँ इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑन डिफर्ड पेमेंट टर्म, ऑप्शन बी इंश्योरेंस फॉर सप्लायर क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन पार्टी, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन वर्क,
एंड टर्न की प्रोजेक्ट अंडरटेकन अब्रोड। तो स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज़ जो है अगेंस्ट पेमेंट रिस्क कहाँ इन्वॉल्व होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट है कि डिफर्ड पेमेंट टर्म के एक्सपोर्ट में, आप सप्लायर क्रेडिट के इंश्योरेंस में, या आप फॉरेन पार्टी को सर्विस रेंडर कर रहे हैं वहाँ पे, या कंस्ट्रक्शन वर्क और टर्न की प्रोजेक्ट आपने लिया है वहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्शन को ज़रा देखिए, ABNC, BCND, ABND, ACND। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले पहला स्टेटमेंट, डिफर्ड पेमेंट टर्म में जो एक्सपोर्ट होता है उस वहाँ पे आप स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी को यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करती है फर्म को। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फॉरेन पार्टीज़ को हम सर्विस रेंडर करते हैं वहाँ भी प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, टर्नकी प्रोजेक्ट होता है, वहाँ भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये जो कर रहा है कि सप्लायर क्रेडिट को इंश्योरेंस करना, लाइन ऑफ क्रेडिट को, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ECGC इशूड फॉलोइंग टाइप ऑफ गारंटी लुकिंग इनटू द वेरियस नीड्स ऑफ एक्सपोर्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ECGC किस प्रकार की गारंटी को इशू करती है जिसमें वो ध्यान रखती है कि एक्सपोर्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या नीड्स हैं। ऑप्शन देखिए, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। अब देखिए ये स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन है ABNC, BCND, ABND, ACND। तो बताइए दोस्तों कौन कौन तरह का गारंटी ECGC इशू करती है जो कि एक्सपोर्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नीड को मीट करता है। तो दोस्तों इसमें देखिए हमारा ऑप्शन ए है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, हाँ ये तो ऑफर करती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, ये भी ऑफर करती है। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट टर्न ओवर पॉलिसी है, दिस इज नॉट ऑफर्ड बाय ECGC, राइट। द एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी इज ऑफर्ड बाय ECGC, सो A, B and D आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स विच नीड टू बी असेस्ड वाइल रिव्यूइंग द करेंट कंट्री रिस्क, यानी जब आप कंट्री रिस्क को एसेस करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर, जब आप कंट्री रिस्क को रिव्यू करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर आपको एसेस करना होगा। स्टेटमेंट ए है इकोनॉमिक पॉलिसी, बी है इन्फ्लेशन, सी है IMF कोटा और डी है ECGC। तो ऑप्शन है ABNC, BCND, ABND और उसके बाद है दोस्तों ACND। तो दोस्तों देखिए जब आप कंट्री रिस्क को रिव्यू करेंगे ना तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी देखना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करेगा और IMF का कोटा भी इफेक्ट करेगा। IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, व्हेन सेलर फेल टू शिप द गुड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट देन बायर अंडर सच सिचुएशन इज कॉल्ड। अब देखिए क्या है कि सेलर जो है वो गुड को शिप नहीं किया, ठीक है, उसको एडवांस पेमेंट का रिसीप्ट मिला लेकिन वो उसने गुड्स को शिप नहीं किया, तो बायर को कौन सा रिस्क होता है ऐसे सिचुएशन में। तो जब सेलर जो है गुड्स को शिप नहीं करता है, जब उसको एडवांस पेमेंट पहले से पेमेंट मिल जाता है सेलर को एडवांस में, लेकिन फिर भी वो गुड्स को शिप नहीं करता है, तो बायर को कौन सा रिस्क होता है, सेलर रिस्क, बायर रिस्क, मार्केट रिस्क, शिपिंग रिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेलर रिस्क, ठीक है। तो सेलर रिस्क फेस करता है जब वो सामान को शिप नहीं करता है, यदि उसको पेमेंट एडवांस मिल गया है, ठीक है। तो बायर को जो रिस्क होता है उसको सेलर रिस्क कहते हैं। अपोजिट होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि बायर सेलर रिस्क फेस करता है और सेलर बायर रिस्क फेस करता है, अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। दोस्तों ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें आप केवल थ्योरी ही है, तो आपकी थ्योरी पे कितनी कमांड है वो आप चेक कर सकते हैं इस पार्टिकुलर MCQ सेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिलेट टू सेलर रिस्क, इनमें से कौन सा इवेंट सेलर रिस्क से रिलेटेड है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है सेलर शिपिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड, सेलर में शिप द गुड्स विद कंसिडरेबल डिले बाय सेलर लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। अब ऑप्शन देखते हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 1, 2, 3 ऑल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जितने भी आप चाहे सेलर मान लीजिए कि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स शिप करेगा या गुड्स को डिले के साथ शिप करेगा, या मान लीजिए कि सेलर ने डिले किया जिसके कारण से कैंसिलेशन हो गया ऑर्डर का, तो ये सभी के सभी दोस्तों हमारे सेलर रिस्क के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम है, आगे देखते हैं कि द रिस्क दैट द सेलर फेसेस रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी और नॉन पेमेंट क्वालिटी एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा रिस्क है जो कि सेलर फेस करता है जो कि नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन पेमेंट, क्वालिटी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है बायर रिस्क, बी कर रहा है सेलर रिस्क, सी कर रहा है शिपिंग रिस्क, डी कर रहा है क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है बायर रिस्क। तो जो रिस्क बायर फेस करता है
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सेलर की बात कर रहे हैं। तो जो रिस्क बायर फेस करता है उसको सेलर रिस्क कहते हैं, और जो रिस्क सेलर फेस करता है उसको बायर रिस्क कहते हैं, अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन इज डन बाय ईसीजीसी। ईसीजीसी कंट्री रिस्क के कितने क्लासिफिकेशन को किया है, तो ऑप्शन है 5, 6, 7, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 7 क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी कवर्ड लॉसेस राइजिंग ऑफ। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में लॉस कहाँ से होता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए है लॉस और डैमेज टू गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस। दूसरा है नॉन पेमेंट अंडर एलसी ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी पॉइंटेड आउट बाय एलसी ओपनिंग बैंक। तीसरा है काउजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, और चौथा है नॉन पेमेंट ड्यू टू न्यू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। बताइए दोस्तों स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी कौन कौन से लॉस को कवर करता है। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर है कि जो भी हमारा नया नॉन पेमेंट हुआ, क्योंकि नया इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ गया उस कारण से पेमेंट नहीं हुआ, तो उस रिस्क को कवर करता है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, होम करेंसी फ्लक्चुएशन अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी गिव राइज टू। तो वो क्या रहा है दोस्तों कि आपका जो होम करेंसी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे कौन सा रिस्क होगा। तो ऑप्शन को देखिए, पॉलिटिकल रिस्क, दूसरा है कंट्री रिस्क, तीसरा है क्रेडिट रिस्क, चौथा है एक्सचेंज रिस्क। तो बताइए जब भी आपका होम करेंसी फ्लक्चुएशन होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक्सचेंज रिस्क आएगा, राइट, नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय ईसीजीसी फॉर। तो ईसीजीसी जो है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस क्यों नहीं एक्सटेंड करती है। तो ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग, फिर बी है परचेजिंग, सी है प्री शिपमेंट रिसीवेबल सच एज इंसेंटिव, और डी है पैकिंग। तो दोस्तों ये जो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस है ये ईसीजीसी एक्सटेंड नहीं करती, किस लिए नहीं करती ये पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्री शिपमेंट रिसीवेबल सच एज इंसेंटिव। इंसेंटिव जैसे प्री शिपमेंट रिसीवेबल के लिए पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, प्लीज़ रिमेंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ईसीजीसी कवर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क अंडर दिस स्कीम। तो आपको बताना है कि ईसीजीसी जो है अपने एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क को अपने स्कीम में कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए कवर करती है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15 ईयर्स। याद रखिएगा कि ईसीजीसी अपने एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क को अपने स्कीम में 15 साल तक के लिए कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन 1957 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस्टेब्लिश किया, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ERIC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और नन ऑफ द अबव। बताइए 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ERIC, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क वेयर नॉन परफॉर्मेंस बाय अ बोरोवर और काउंटर पार्टी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय सॉवरेन इज कॉल्ड। मतलब सॉवरेन के रिस्ट्रिक्शन के कारण हमारा जो बोरोवर है या जो काउंटर पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर पाई, इस रिस्क को क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क को क्या कहते हैं, डाउन क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क या कंट्री रिस्क। तो दोस्तों ऐसे रिस्क को हम लोग कंट्री रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन अ कंट्री लीडिंग टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट इज अ रिस्क फॉर द काउंटर पार्टी। कौन सा रिस्क है बताइए। यदि मान लीजिए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गया किसी कंट्री में जिसके कारण सरकार गिर गई, तो ये कौन सा रिस्क है काउंटर पार्टी के लिए। ऑप्शन ए है पॉलिटिकल रिस्क, बी है कंट्री रिस्क, सी है क्रेडिट रिस्क, और डी है फॉरेक्स रिस्क। तो दोस्तों जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है किसी देश में जिस कारण से सरकार गिरती है, तो ये कंट्री रिस्क होता है काउंटर पार्टी के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन का सेट। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों वी हैव मोर देन 50 क्वेश्चन, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस ऑल दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर पेड मेंबर। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट्स, इफ यू वांट complete explanation of theory for each and every unit, then you need to opt for our paid plan, the detail of which you can get after WhatsApp me on this number shown on the screen. Thank you.